आज हम जो समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा हम क्लास कितने बजे तक है? 3 तक है ना। हम कोशिश करेंगे इसको 2:30 पे ख़त्म करें, ठीक है। आज मैं थोड़ा डाउन हूँ, ठीक है। कल हम थोड़ा आधा घंटा बढ़ा देंगे इफ़ यू गाइस एग्री, ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है, आई एम फ्लेक्सिबल, ठीक है। गवर्नेंस, अच्छा गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। आजकल एग्जामिनर टेक पे बड़ा खुश हुआ है, हाँ, एआई टेक और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बुलिश हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आजकल चल ही रहा है, और प्लस एआई ने तो अब चैट जीपीटी ने तो तहलका लगा दिया। वो माइक्रोसॉफ्ट का ही तो है, ओपन एआई है ही माइक्रोसॉफ्ट का, और कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कॉर्पोरेट हिस्ट्री की बहुत अच्छी डील की है ये ओपन एआई का खरीद के, और आज देखो गूगल परेशान है। खुद ही बन जाएंगे, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त बात क्या हो सकती है। और कंपनी के सेक्रेटरी की ज़रूरत ही नहीं है। सेक्रेटरी की ज़रूरत ही नहीं है मीटिंग के। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा टेक की तरफ फोकस्ड है, लेकिन गवर्नेंस विल ऑलवेज बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। गवर्नेंस पहले P1 गवर्नेंस, रिस्क और एथिक्स का एक पेपर होता था ACCA का, वो उठाया उन्होंने, और यहाँ से बिजनेस एनालिटिक्स उठाया, मिला के उन्होंने SBL बना दिया, ठीक है। तो गवर्नेंस विल रिमेन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जिस तरह की केसेस ये हो रहे हैं आजकल, ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, हम इसमें जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। और ये हर जगह हम स्ट्रैटेजी में भी टच करते रहेंगे, दूसरे एरियाज में भी टच करते रहेंगे। जैसे जैसे सिलेबस खुलता जाएगा ना, हमारी डिस्कशंस बढ़ती जाएंगी मुख्तलिफ एरियाज की, एक साथ आती रहेंगी, ठीक है। अच्छा गवर्नेंस को हमने कैसे डिफाइन किया था पिछली इंट्रोडक्टरी क्लास में भी, कि गवर्नमेंट से निकला ये वर्ड, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जो भी मामला चल रहे हैं इन द कंट्री या इन द सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ पे कोई ऐसा इदारा होना चाहिए, कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए, इसको निज़ाम कह सकते हैं हम, निज़ाम होना चाहिए जो उसको चलाए, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं पढ़ाने के अलावा कुछ कर रहा हूँ तो गवर्नेंस का मसला हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर स्टूडेंट फीडबैक यही देगा ना कि यार ये बंदा पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, ये बंदा पढ़ा नहीं रहा, आप लोग क्या चेक कर रहे हो, कहना इसको यही बोलेगा ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, बिकॉज इदारे की जिम्मेदारी है कि वो आपको डिलीवर करे, ठीक है। इदारे की जिम्मेदारी अगर डिलीवर करना है तो वो डिलीवर करने के लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। अब वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि आपको फीडबैक फॉर्म दे दे, वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाए कि कैसे पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि आपको ये अलाउड हो कि आप एडमिन ऑफिस जाके कोई भी बात कर सकते हैं रिलेटेड टीचर। ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ओपन डोर पॉलिसी हो, ठीक है। सो इसको गवर्नेंस कहते हैं कि किस तरह मैनेज करना है। इट्स अ प्रोसेस वाया विच अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मैनेज्ड, सिंपल, ठीक है। अब हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि फाउंडर जो है, या फाउंडर हो गया या प्रोमोटर हो गया। प्रोमोटर कौन होता है? एनी आइडिया? नहीं, प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी इज द वन हु इज द स्पॉन्सर ऑफ द कंपनी बेसिकली, या जो ओनर है बेसिकली, वो प्रोमोटर भी कहलाता है। वो प्रोमोटर कब होता है? वो प्रोमोटर इसलिए कहलाता है क्योंकि वो ओनर होता है उस आइडिया का, और वही प्रमोट कर रहा होता है, उस आइडिया को प्रोपोगेट कर रहा होता है, ठीक है। प्रोमोटर कह लो, स्पॉन्सर कह लो, ये मैं वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ, इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। स्पॉन्सर हो गया, या ओनर हो गया, या शेयर होल्डर हो गया, ठीक है। ये कंपनी बनाता है। अब कंपनी बनाने के बाद इसको एक टीम चाहिए, ठीक है, टीम हायर करेगा, ये टीम हायर करे। अब ये जो टीम हायर की है, ये कैसे की होगी इसने? आपको मैंने बुलाया, मैंने बोला कमल एक कंपनी बनाई है मैंने, ठीक है, और ये लाइट्स बना रहा हूँ वहाँ मैं, ठीक है, आप एक एक्सपर्ट हैं लाइट्स बनाने में, आप मुझे अच्छी अच्छी लाइट्स जो है ना बना के देंगी, आप CEO हैं कंपनी की,
ठीक है, मैंने आपको सीईओ बना दिया कंपनी का, टीम हुई ना अब मेरी, ठीक है। अब टीम को मैं हायर तो करूंगा, लेकिन साथ में एक एग्रीमेंट करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। वो एग्रीमेंट क्या होगा? वो एग्रीमेंट आपको ये बाइंड करेगा और मुझे भी ये बाइंड करेगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के तहत कि हम दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, ठीक है। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्रिंसिपल, मैं एक प्रिंसिपल हूँ और मैंने हायर किया अपने एजेंट को, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात? बहुत क्लियर है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं है। तो एजेंसी यहाँ पे हायर हुई, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया। ये पहली थ्योरी जो है इस गवर्नेंस की जो हम जा रहे हैं, इसमें एजेंसी थ्योरी पहली है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि एजेंसी थ्योरी के बारे में बताओ जरा, ऐसा नहीं होगा, एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा। बट एग्जामिनर ये जरूर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको ये समझ में आता है कि सीईओ को किसने हायर किया और वो एक एजेंट है, वो ओनर नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल शेड हूँ कंपनी का और मैं ही सीईओ बन जाता हूँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो क्या किया मैंने, शेयर होल्डर ने अपने आप को ही एजेंट बना दिया, उसने फर्दर कोई एजेंट हायर नहीं किया, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज एक्टिंग एज एन एजेंट, लेकिन वही सीईओ जाके अपने बोर्ड को रिपोर्ट तो करेगा, ठीक है। 4 भाई बैठे हुए हैं शेयर होल्डर, ठीक है, एक को उन्होंने सीईओ बना दिया, लेकिन वो जाके अपने शेयर फैमिली को जाके अपडेट तो करेगा ना, एग्रीड? ऐसे ही है। सो एजेंसी थ्योरी यहाँ पे काम करती है। एजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि आप किसी प्रिंसिपल के एजेंट हो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, एग्रीड? अब यहाँ पे एजेंसी आएगी। अब एजेंसी में कौन कौन आ सकता है? सीईओ और सीएफओ कह लो, चलो सीएफओ एंड डायरेक्टर्स। जो बोर्ड वो हायर करेगा वो भी एक एजेंसी है उस कंपनी या शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। शेयर डायरेक्टर्स को कौन हायर करता है? शेयर होल्डर्स हायर करते हैं इन द एजीएम, ठीक है, एग्रीड? ये सब पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा होना चाहिए वैसे, इसमें पढ़ाने का नहीं है, इसमें समझने का है सिर्फ, ठीक है। इसमें इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखने का है। टेक्निकली आपने समझ ली ये सारी चीजें, मैं सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीड? कहीं भी सवाल हो मुझे रोक दीजिएगा प्लीज, ठीक है। ऑडिटर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे ऑडिटर्स। एजेंसी एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। इंटरनल से मुराद है कि वही हायरिंग जो करेगा बंदा, ठीक है। तो ऑडिटर्स आ गए, एडवाइजर्स आ गए, ये सारे एजेंट्स हैं कंपनी के लिए, ठीक है। अभी एजेंसी क्या करेगी? ये एजेंसी विल इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर अचीव्ड, ठीक है। आज मैं असल में प्रोजेक्टर चला नहीं सकता क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट क्लास तक ये लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे, जो कि सजेशन अभी दी गई है कि टैबलेट हम अरेंज करें और उस पर हम काम करें ताकि आपको बोर्ड पे टैबलेट के थ्रू आ जाए। लेकिन मसला उसमें सिर्फ मसला मुझे ये होगा कि मैं घूम नहीं पाऊंगा बिकॉज दिस क्लास इज ऑल अबाउट घूमना फिरना, बात करना, ठीक है। अच्छा, एजेंसी में क्या है? एजेंसी की कॉस्ट क्या है? किसी भी एजेंसी को हायर करने की कॉस्ट क्या है? कमीशन हो गया, फीस हो गई, रेम्यूनरेशन हो गया, ठीक है। तो एजेंसी की कॉस्ट है, कुछ कॉस्ट इज इन्वॉल्व, वो कॉस्ट बेयर करनी होगी इसके प्रोमोटर्स को और शेयर होल्डर्स को, ओनर को, ठीक है, एग्रीड? बहुत सिंपल बातें हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है। अच्छा, नाउ यहां तक हो गई बात। अब एजेंसी एग्रीमेंट के थ्रू आ सकती है, एजेंसी रेटिफिकेशन के थ्रू आ सकती है। रेटिफिकेशन क्या होती है? मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ काम कर रहे थे कि कोई भी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, हाँ चलो एक आसान एग्जांपल दे देता हूँ। सर साजिद ने मुझे बुलाया, यार अतीक तुमने एसवीएल पढ़ाना है, ठीक है। ठीक है सर, पढ़ा देंगे। पढ़ा तो दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्जाम्पल, ठीक है। टीचर आया, टीचर ने पढ़ाया, एग्रीमेंट नहीं है कोई भी। लेकिन डाउन द लाइन सर साजिद को ख्याल आया कि यार सारे टीचर्स के साथ मैंने फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, वी आर रनिंग द इंस्टीट्यूट ऑन अ प्रो बोना बेसिस, ठीक है। तो उनको याद आया कि यार एग्रीमेंट तो किया ही नहीं है। बट
उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और बैकडेटेड एग्रीमेंट किया मेरे साथ, और उन्होंने बोला कि यार हाँ हमने आपको एक एजेंट के तौर पे हायर किया है, ठीक है, एजेंट ही हुआ ना मैं इनका, ठीक है। तो वो क्या हुआ, रेटिफिकेशन हुई ऑफ द प्रीवियस रिलेशनशिप दैट आई ऑलरेडी हैड विद हिम। बात समझ में आई? अच्छा, एक एजेंसी होती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये सिर्फ लॉ की टर्मिनोलॉजी से मैं सिर्फ लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ये एग्जाम में वर्ड्स आ जाते हैं ना बीच में, वो आसानी रहेगी। एजेंसी बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ। हेलो, SBL है? अच्छा ठीक है ठीक है, क्या नाम है? हसन। जी। ओके, हसन पहली क्लास है? जी सर। इससे पहले ले चुके हो? नहीं सर। मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, वीडियोस भी नहीं सुनी? नहीं सर अभी। अच्छा चलो फिर होपफुली वीडियो सुन लेना, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना, बिकॉज हम थोड़ा सा आगे निकल गए गवर्नेंस वाले चैप्टर से, लीडरशिप हमने कर लिया, ठीक है। सो यू कैन हेयर द वीडियोस और एल्स वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट लीडरशिप, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, कहाँ थे हम? एजेंसी बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ। एजेंसी बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ में क्या होता है? फैमिली रिलेशनशिप। क्या ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है? क्यों? फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो जाती है खुदा ना खास्ता, ठीक है, अब उसका एजेंट कौन होगा उसके मामला संभालने के लिए? लीगल आयर होंगे ना, वो उसके एजेंट ही तो है, एजेंट ही है ना, ठीक है। उसका जो वारिस होगा, मिसाल के तौर पे कर्जे उतारने उसके, एग्जाम्पल किसी खुदा ना खास्ता कर्ज है और वो ऐसे ही चला गया, वो उसका बेटा या बेटी या उसके लीगल आयर्स उसकी ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे, नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली लॉ इम्प्लीमेंट होगा, एग्रीड, लॉ उसके एसेट से चीज़ें निकाल लेगा, ठीक है। तो ये होती है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एग्रीड। एक एग्रीमेंट हो गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया और रेटिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, एस्टोपल है वगैरह वगैरह, वो आएंगे नहीं, जो बेसिक बात मैंने बता दी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्रीड। शादी एजेंसी है, मैरिज एन एजेंसी। तो क्या आपके स्पाउस आपके एजेंट हैं? हाँ, कैसे? नहीं, लॉ नहीं हुआ ना, लॉ कैसे हुआ? कैसे हुआ लॉ? हर जगह नहीं होगा, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा शायद, ठीक है, अनलेस के जो स्पाउस है वो लीगल आयर बन जाए डेथ के बाद, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग लाइफ क्या मैरिज क्रिएट्स एन एजेंसी रिलेशनशिप एज वेल? नो, द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव एनी क्लॉज दैट स्टेट्स कि ये मेरा एजेंट है, ऐसे ही है ना। द स्पाउस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एजेंसी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एग्रीड। समझ में आती है बात? समझ में देर से आती है हमारी सोसाइटी को ऐसी बातें है ना बट कहने का मकसद ये है कि मैरिज इज नॉट एन एजेंसी रिलेशनशिप, इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप between two individuals who live a life together basically and spend a life together or do things that married people do, ठीक है, simple, raise a family etc etc, ठीक है। so marriage is not an agency relationship, ये ऐसी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था बोला आप लोगों के दिमाग को थोड़ा सा तंग किया जाए, ठीक है। समझ में आती है आसान? थोड़ा सा अभी कॉन्टेक्स्ट डेवलप होगा आहिस्ता आहिस्ता, सो कीप विद द पेस। हम थोड़ा सा इस क्लास का डिस्कशन बेस्ड कॉन्टेक्स्ट रखते हैं रादर देन लेक्चर देता रहूँ, ठीक है, एग्रीड। अच्छा भाई आगे बढ़े। अच्छा, अब हमने कंपनी बनाई, कंपनी में कुछ हैं स्टेक होल्डर्स, राइट? स्टेक होल्डर क्या होता है? सिंपल इंग्लिश में मतलब क्या होता है? सॉरी, जो कंपनी में इंटर सकते हैं, गुड, और बस सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कंपनी में इंटरेस्ट रखती है, कितना? चलो ठीक है,
लेकिन कम भी रखती है कहीं कहीं। एक रेस्टोरेंट मैंने बनाया, फूड का जो रेगुलेटर है उसका कितना इंटरेस्ट होगा उसमें? कम होगा, ठीक है, लेकिन वो किसी वक्त भी इंटरेस्ट ले सकता है। ऐसे ही है। सो इंटरेस्ट एंड पावर, ये दो एलिमेंट्स हैं जो स्टेक होल्डर एनालिसिस में आते हैं। स्टेक होल्डर एनालिसिस इज वन ऑफ द की टॉपिक्स इन योर सिलेबस, ठीक है, याद रखिएगा ये। स्टेक होल्डर एनालिसिस पे सवाल आता है और आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और अच्छा टॉपिक भी है, मजे की बात ये है, ठीक है। सो स्टेक होल्डर कौन होता है, कैसे इसका स्टेक होल्डर एंड इट्स एनालिसिस, ये कौन आदमी होता है या कौन ग्रुप ऑफ पीपल होता है। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन क्या है? एनी ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन मेक एन इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। सिंपल, कंपनी ने क्या करना है, ये पहला अजम्पशन हमारे दिमाग में होना चाहिए, उसने अपने गोल्स अचीव करने हैं। अब गोल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, गोल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है, ठीक है। सो गोल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी सवाल अटेम्प्ट करने से पहले ये डिटरमाइन करना है। हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिटेल में करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपको सवाल का मैट्रिक्स क्या बनाना है। जब पढ़ेंगे तो उसमें पहले आपने एक डब्बा बनाना है, उसमें ये तय करना है गोल क्या है, मेरा रोल क्या है, ऑडियंस क्या है जिसके लिए मैं ये जवाब लिख रहा हूँ, और उसने मांगा क्या क्या है, और नीचे कैसा वर्ड लिखा हुआ है, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस केस में करना क्या है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने पहले आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद ही सारे जवाब मिलेंगे आपको, ठीक है। अब एक कंपनी का गोल ही बहुत डिफरेंट है, उसका स्टेक होल्डर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा कि लिस्टेड कंपनी का स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंटली होगी, प्राइवेट कंपनी में नहीं होगी इतनी, क्योंकि उसको नहीं चाहिए इतनी सारी चीजें प्राइवेट कंपनी से, ठीक है। लिस्टेड कंपनी से क्वार्टरली स्टेटमेंट भी चाहिए, प्राइवेट से चाहिए नहीं ऐसा। प्राइवेट से ईयरली एक एनुअल स्टेटमेंट चाहिए और फॉर्म वगैरह भरने, 2-3, खत्म बात, उसके बाद नहीं पूछेगा वो कुछ भी। समझ आती है बात? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, अप्रूवल्स होते हैं, बहुत सारे एजेंसीज को बैंक अकाउंट ही नहीं खुलते नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। वजह क्या है? वजह इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी के मसले, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि बैंक अकाउंट एक दफ़ा खुल गया आपका, उसके बाद तो बाहर से भी पैसा आ सकता है ना उसमें। अब बाहर से किस मकसद के लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, पाकिस्तान में तो हालात ही ऐसे हैं, ठीक है, एग्रीड। अब स्टेक होल्डर किस किस्म के हो सकते हैं? 2 किस्म के हो सकते हैं, एक हो गए इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की है, स्टेक होल्डर किस किस टाइप के हो सकते हैं। हम पहला वाला और आसान वाला ढूंढ पहले अब समझते हैं, ठीक है। इंटरनल हो गए और एक्सटर्नल हो गए। अब इंटरनल में कौन कौन है? मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज भी स्टेक होल्डर ही है ना, ठीक है। और इंटरनल में और कौन लोग हैं? ओनर्स खुद भी है ना, ठीक है, ओनर्स खुद भी हैं, ठीक है। समझ में आती है बात? हम एक रेस्टोरेंट को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब तक जितना स्टेक होल्डर एनालिसिस करेंगे ना, एक रेस्टोरेंट को लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट में कौन होगा? मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज विच इंक्लूड्स वेटर्स एंड एक्सेट्रा, ओनर्स जो मालिक होगा उसका, ठीक है। एक्सटर्नल में कौन कौन होगा? कस्टमर्स और रेगुलेटर, ठीक है। और रेस्टोरेंट की जगह है जिसके लिए सोसाइटी कह लेते हैं, चलो सोसाइटी या नेबरहुड कह लेते हैं, या इसको रियल एस्टेट कह देते हैं, वेरी गुड वर्ड, ठीक है। और सोचे बहुत सारे एक्सटर्नल तो बहुत हैं। आगे चीज बेच रहे हो, किसी से खरीदोगे भी दो ना। हाँ, सप्लायर, ठीक है, सप्लायर्स होगा ये आपके, ठीक है। हमने रेगुलेटर उठा लिया, सप्लायर उठा लिया, कस्टमर उठा लिया, सोसाइटी उठा ली, और कौन है? मीडिया रिव्यूज आ रहे हैं, हर चीज आ रही है, ठीक है। इंटरमीडिएरीज कौन है?
फूड पांडा वगैरह, एग्रीड? फूड पांडा वगैरह पार्टनर्स, इंटरमीडिएट्स कह लें या पार्टनर्स कह लें, आजकल तो पार्टनर्स के बगैर कुछ नहीं होता ना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कमीशन एजेंट्स हो गए, किसी के थ्रू आपने बेचा, ठीक है? इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको आपने एक्सटर्नल की तो बेसिकली वो सारी लोग सारी चीजें जो आपसे कंपनी से पहले एक आध दफा हाँ हर कोई इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर हर कोई है ना। अब उसका इंटरेस्ट कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये हमने एनालाइज करना है। समझ में आती है बात? तो ये सारे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या पावर रखते हैं कंपनी पे, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे एक सेड है या एक इन्वेस्टर है, यहाँ पे ओनर और इन्वेस्टर भी लिखना चाहिए था, मैं इन्वेस्टर भी एक्सटर्नल है वैसे, इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन हम इसको फिलहाल इन्वेस्टर को एक्सटर्नल रखते हैं, ठीक है? इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, ठीक है? वो बोलता है यार मेरे से ले लो पैसे, मैं क्वार्टरली पूछूंगा तुमसे, बाकी तुम करते रहो जो करना है। और ऐसे ही होता है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग चाहिए होती है उसको, और कुछ भी नहीं। पावर बहुत है उसके पास, इंटरेस्ट उसका थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि उसके पास एज एन इन्वेस्टर एक पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, वो हर इन्वेस्टमेंट पे इतना गौर नहीं करता, और यही होता है स्टार्टअप्स में। उस दिन हमने डिस्कस किया था कि एक इन्वेस्टर 100 इन्वेस्टमेंट्स करता है, जिसमें से उसको पता है कि उसकी 2 इन्वेस्टमेंट्स कामयाब होने वाली हैं, बाकी 98 डूबेंगी, ठीक है? बेसिक वीसी इन्वेस्टमेंट का तरीकेकार यही होता है स्टार्टअप्स में, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आई थी रिसेंटली। सो उसका इंटरेस्ट कम है, पावर बहुत ज़्यादा है, वो किसी वक्त भी आप पे टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है, ठीक है? तो डिटरमाइन क्या हुआ, एक मॉडल है जिसको मेडलोव मॉडल बोलते हैं, थ्योरी ऑन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये कहता है कि इन्फ्लुएंस 2 चीजों के मल्टीप्लायर है, एक पावर, दूसरा इंटरेस्ट, ठीक है? ये कहता है कि इन्फ्लुएंस 2 चीजों का मल्टीप्लायर है, एक है पावर, दूसरा है इंटरेस्ट। ये आपको देखना पड़ेगा कि किसका कितना इंटरेस्ट है। एक आम वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है मेरी, और वो भी एक स्टेक होल्डर है, जाहिर सी बात है। क्या उसका पावर है? नहीं। इंटरेस्ट है? नहीं, राइट? इतना इंटरेस्ट भी नहीं, वो आता है अपनी दिहाड़ी करता है और चला जाता है। उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है कि कंपनी डूबती है क्या होता है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, नौकरी उसकी जा सकती है ऑब्वियसली, बट ही इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड एज फार एज इंटरेस्ट इज कंसर्न, ठीक है? सो हम एक ग्राफ बना लेते हैं, छोटा सा मैट्रिक्स बना लेते हैं, ग्राफ कह लो, मैट्रिक्स कह लो उसको। यहां हम लिखते हैं, एक मिनट, यहां हम लिखते हैं पावर, यहां हम लिखते हैं इंटरेस्ट, ठीक है? एग्री? अब हमने देखा, हम अज्यूम करते हैं कि ये 0 है दोनों के लिए, ठीक है? और यहां से 0 स्टार्ट हो रहा है, यहां से। अगर मैं पावर नीचे लिख देता तो नीचे से 0 स्टार्ट करता, कोई मसला है इसमें? ठीक है। अब मैं देखता हूं कि यार इंटरेस्ट कम है, पावर कम है, ये डब्बा बना दे, ठीक है? अब मुझे आप ये बताइए कि इस स्टेक होल्डर के साथ मुझे क्या करना चाहिए? समझ में आ रही है बात? हमने क्या डिस्कस किया? एक मजदूर, कंपनी का एक मजदूर है, यहां में मजदूर आ जाएगा ना, लो इंटरेस्ट लो पावर, इसको हमने कैसे डील करना है मजदूर को? स्टेक होल्डर है ना, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सीख रहे हैं हम, जिंदगी में यही करना है आगे, ठीक है? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, और इसी के पैसे हैं, जितनी अच्छी आती है उतने ज्यादा पैसे हैं, ठीक है? एक मैनेजर या सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या करता है? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करता है, वो काम थोड़ी करता है। कभी आपने देखा किसी बहुत सीनियर बंदे को काम करते हुए? नहीं, वो आता है, प्रेजेंटेशंस लेता है, डिस्कशन करता है, डिसीजन लेता है और डिसीजन देके चला जाता है। ऐसे ही होता है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसका काम है या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट उसका काम है, इसी के वैसे ठीक है? द बेटर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट यू हैव, द मोर इम्पोर्टेंट पर्सन यू आर। वरना तो मजदूर ज्यादा मेहनत करता है ना यार, ठीक है? बैक टू द टॉपिक, लेस इंटरेस्ट लेस पावर, क्या करना चाहिए मुझे इस बंदे के साथ? एग्जाम्पल
सोच के फिर करो। रेस्टोरेंट की एग्जांपल वापस है, कौन है सबसे कम इन्फ्लुएंस वाला बंदा और सबसे कम पावर वाला? एक वेटर। क्या करना चाहिए मुझे वेटर के साथ? एफर्ट कितनी डालनी चाहिए मुझे उस पर? सॉरी, थोड़ी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे। मिनिमल एफर्ट। पॉइंट, इस थ्योरी ने इसको वर्ड दिया है मिनिमम एफर्ट। ठीक है, उसके होने ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, आज जाएगा दूसरा मिल जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, सिंपल सी बात है। हमारी मिसाल के तौर पे कंपनी में ये कहा जाता है कि की पर्सनल जो है उनके सक्सेशन प्लान बनने चाहिए, उससे नीचे वालों के सक्सेशन प्लान की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज रिप्लेसमेंट बहुत आसान है। सीनियर बंदा मुश्किल से मिलता है, सीनियर और रेलिवेंट बंदा मुश्किल से मिलता है, आम बंदा तो आराम से मिल जाता है। गेटिंग? सो मिनिमल एफर्ट। अब आते हैं अगले बंदे की तरफ। मोर पावर एंड लेस इंटरेस्ट। इन्वेस्टर हुआ, क्या करना चाहिए इस बंदे के साथ? आप ये सोचें कि आप एक इन्वेस्टर हैं उस रेस्टोरेंट में, ठीक है? आपने इन्वेस्ट किया है रेस्टोरेंट में कुछ लाखों रुपए। क्या करेंगे आप? उसके सीईओ से क्या चाहेंगे आप? क्या होना चाहिए? जस्ट से इट। क्वार्टरली रिपोर्ट्स, काम ओवरव्यू के काम सही हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ, गुड। इसके लिए क्या वर्ड यूज होना चाहिए कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, गायब ना हो जाए। एग्रीड? इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आप इंफॉर्म्ड रहें। ठीक है, आप ये चाहेंगे कि आप बस इंफॉर्म्ड रहें, बाकी जो करना है करते रहो। एग्रीड? जो करे बताते रहो। हाँ, बस बताते रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे कॉल ही ना आए। तो यहाँ पे आ गया, पता लगा वो बाहर आ गया टिकट करा के। तो कीप इन्फॉर्म्ड का यहाँ पे मैट्रिक्स में इसने वर्ड यूज किया, कीप देम इन्फॉर्म्ड। ठीक है, गॉट इट? बोर तो नहीं हुआ? आसान? पक्का? अच्छा, इंटरेस्ट बहुत है, पावर कम है। सप्लायर के पास पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, डिपेंड करता है कि वो सप्लायर अगर अकेला है। अगर अकेला सप्लायर है तो फिर तो मसला है हमारे लिए, वो तो रिस्क है ना, आपने ऑडिट में भी पढ़ा होगा। ठीक है, एक की सप्लायर होना रिस्क है, लेकिन अगर बहुत सारे सप्लायर हैं तो फिर पावर कम है ना। एग्रीड? इसी तरह कस्टमर, पावर कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर वो की कस्टमर है तो फिर अलग बात है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपके कमेंट्स में भी ये लिखता है कि बच्चा थ्योरी समझ में आ चुका होता है, उसको पता है थ्योरी क्या है, लेकिन जब वो केस पढ़ता है ना, उससे रेलेवेंस नहीं बना पाता। ठीक है, अब रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है कि हम अगर रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं जिसके अक्सर औकात सप्लायर लिमिटेड हैं, पुराने सप्लायर हैं, 20-20 साल वाले सप्लायर हैं। हम एक कंपनी में काम ऑडिट करने गए, वहाँ पे एक सप्लायर था जो 20 साल से काम कर रहा था उस कंपनी के साथ, लेकिन वो 2 नंबर भी करता था, बट सेठ उसको जाने देता था, इग्नोर कर देता था। क्यों? क्योंकि उसकी जो पावर है ना बहुत ज़्यादा है। वो अगर हट गया ना तो उसके बाद बहुत सीक्रेट्स हैं, बहुत समझ है उस बिजनेस की, वो दूसरे बंदे को भी खड़ा कर सकता। यस, काम पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, तो उसको बस सेटिस्फाइड रखना ही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? जिसका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा लेकिन पावर कम है, उसको हमने करना है सेटिस्फाइड। कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, सप्लायर सेटिस्फाइड रहे हमसे, तो कीप देम सेटिस्फाइड। ठीक है। अब एक बंदा है जिसका पावर भी बहुत है, इंटरेस्ट भी बहुत है, ये कौन बंदा है? मालिक ही है ना, ऑब्वियसली। मेनली तो मालिक है या सीईओ है, मैनेजमेंट के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं। अब इनके साथ क्या करना है? इनको वर्ड दिया है इसने, दीज आर द की प्लेयर्स। ठीक है, दीज आर द की प्लेयर्स। अब ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, लगता बहुत आसान है, जिंदगी में बड़ा मुश्किल है ये काम करना। ठीक है, हालांकि ये थ्योरी अगर आप सोच के समझ के यूज करें ना माइंडफुलनेस के साथ, तो जिंदगी में आप बड़े कामयाब जाएंगे। ठीक है,
ये एक थ्योरी है, इसकी लिमिटेशंस अपनी जगह पे हैं, जाहिर है कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। अच्छा एक सवाल, क्या एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जा सकता है कोई स्टेक होल्डर? कैसे? जैसे अपनी सेटिस्फाइड के जैसे इंटरेस्ट का पावर भी अगर ज्यादा हो गया हाँ ठीक है, बन जाएगा। कैसे होगा? मिसाल के तौर पे आपका सप्लाई है एक ही है, हाँ वो अभी नया नया सप्लायर है, आगे जाके वो पावर बढ़ा देगा, बट पावरफुल हो जाएगा ना वो। ऐसे ही है, इसी तरह कस्टमर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपका बिजनेस बड़ा होता है आपके लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है। कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कस्टमर इज द किंग क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं ना कि कस्टमर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मीडिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, पावर बहुत है, और शायद इंटरेस्ट भी हो, इंटरेस्ट डिपेंड करता है। एग्जैक्टली ठीक है, अगर इंटरेस्ट कम है उसका तो कीप देम इन्फॉर्म्ड, इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मसला है। समझ में आती है बात? बहुत अच्छा और मज़े का मॉडल है ये, इसको आप जिंदगी के हर एरिया में अप्लाई कर सकते हैं, फैमिलीज में भी, हर जगह। ठीक है समझ आ रही है बात? अपना स्टेक बढ़ाओ घर में, सब सुनेंगे ऐसे ही है ना भाई, ऐसे ही होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी ज़्यादा सुननी शुरू हो जाते हैं लोग, ऐसे ही है, क्योंकि उसका स्टेक होल्डर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर अकेला एक अब्बा इम्पोर्टेंट नहीं होता ठीक है, फिर अम्मा हमारी भी सुन रही होती है ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आती है बात? एग्रीड? आगे बढ़े। ये मेडलोस हाँ मेंडलोस थ्योरी, ठीक है, ये आएगा एग्जाम में किसी वक्त भी आ सकता है, कोई मसला नहीं एग्जामिनर को ये देने में। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी आप लोगों की, आज मैं शेयर नहीं कर सकता स्क्रीन, मसला ये सिर्फ मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हमने इंटरनल एक्सटर्नल समझ लिया, फिर होते हैं नैरो एंड वाइड स्टेक होल्डर्स, ये इवेंस एंड फ्रीमैन साहब ने बताई है। ठीक है, थ्योरी ये मुख्तलिफ लोगों ने स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करने की कोशिश की है। नैरो एंड वाइड स्टेक होल्डर्स मतलब, नैरो स्टेक होल्डर कौन होगा? जिसकी पहुंच आपके पास होगी बिल्कुल, मतलब दे विल बी वेरी नैरो ऑन द बिजनेस। एग्रीड? कोई सवाल है तो मुझे रोक दीजिएगा प्लीज। वाइड स्टेक होल्डर कौन होगा? जो कंपनी से दूर होगा, बड़े सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होगा। अच्छा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की एक थ्योरी है, ये आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है जिंदगी में। स्टीफन आर कभी 7 हैबिट्स में लिखता है, ठीक है, 7 हैबिट्स में स्टीफन आर कभी ये लिखता है कि आपका एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है और एक आउटसाइड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। आप जिंदगी में उन चीज़ों में तवज्जो दें जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं, उनकी टेंशन नहीं लें। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर की चीज़ों की टेंशन लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में, ठीक है, लेकिन हम अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉलिटिक्स कहाँ गई? यहाँ पे गई। टीवी पे जो चल रहा है बंद करो, काम करो। ठीक है, एग्री? पॉइंट सिंपल सा है ना। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है? अपनी पढ़ाई, अपना काम, अपने लाइफ को बेहतर करना, एक्सरसाइज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो आपके हाथ में है ना। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ही है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इज नैरो, बाकी इज वाइड। ठीक है, वही पावर और इन्फ्लुएंस यहीं पे डाल दो। समझ में आती बात? देन कम्स प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेक होल्डर। बहुत सिंपल है, ये तो मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है। प्राइमरी स्टेक होल्डर वो होगा जो की प्लेयर्स होंगे मे बी, ठीक है, प्राइमरी लोग है ना। सेकेंडरी बाकी लोग हो सकते हैं। ठीक है, एग्रीड? कोई सवाल? कमाल, कोई सवाल? ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव स्टेक होल्डर कौन होंगे? ये मोहनी साहब ने बताया। वैसे मैं सिर्फ गो थ्रू इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं। एग्जैक्टली, जो एक्टिव हो बिजनेस में, और पैसिव वो होंगे जो एक्टिव नहीं होते। जिस तरह इन्वेस्टर है वो पैसिव है, पैसिव स्टेक होल्डर है। एग्रीड? डायरेक्टर्स भी पैसिव होते हैं, वो क्वार्टरली रिपोर्ट लेते हैं ना, तो डायरेक्टर्स भी कीप इन्फॉर्म वाले उसमें आ गए ना बिजनेस के लिए। तो हाँ, वो डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स हैं, बट फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव वो कीप इन्फॉर्म वाले स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव दे आर द की प्लेयर्स। एग्रीड?
बात समझ में आती है? वो किसी दिन भी बोर्ड मीटिंग बिठाएंगे, सीईओ को फारिग कर देंगे, उनके लिए मसला नहीं है, ठीक है? तो दे आर द की पिलर्स। वॉलंटरी इनवॉलंटरी स्टेक होल्डर्स, कुछ लोग इनवॉलंटरी भी वॉलंटरी भी होते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है? कुछ इनवॉलंटरी स्टेक होल्डर्स है, कुछ लोगों को जबरदस्ती बिठाया जाता है एक जगह पे, कुछ लोग वॉलंटरी बोलते हैं हम काम करेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है? वो स्टेक होल्डर बन जाते हैं। इसी तरह लेजिटिमेट इलेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स, जो लीगली स्टेक होल्डर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसका बोर्ड है, लेकिन उसमें फैमिली कंपनी है, फॉर एग्जांपल फैमिली ओन्ड कंपनी है, उसका बोर्ड है, उसमें सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक फैमिली मेंबर है जो बोर्ड में भी नहीं है, सीईओ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आके इन्फ्लुएंस करता है कंपनी को, तो वो कौन है? इलेजिटिमेट स्टेक होल्डर है, ठीक है? समझ में आती है बात? इलेजिटिमेट स्टेक होल्डर हुआ ना, एग्रीड? रिकग्नाइज्ड अनरिकग्नाइज्ड स्टेक होल्डर, ये सिर्फ वर्ड्स हैं, इनको जहन में रखना है बस। जो रिकग्नाइज हुए हुए हों कंपनी की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन जिनको रिकग्नाइज करती हो एज स्टेक होल्डर्स। कुछ लोग हैं जो फालतू में भी स्टेक होल्डर बनने की कोशिश करते हैं, जबकि वो स्टेक होल्डर होते नहीं हैं, सिंपल, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल एक मुल्क में कोई भी इशू चल रहा है, किसी और मुल्क ने बयान दे दिया, क्या वो स्टेक होल्डर था? नहीं था, वो अनरिकग्नाइज्ड स्टेक होल्डर है, ठीक है? नॉन वर्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया का एक मसला है कश्मीर का, ठीक है? कश्मीर पे यूएस बोलता है तो इंडिया बोलता है आपका कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है? पाकिस्तान तो डालने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान को गुजारा नहीं है उसको बगैर, लेकिन इंडिया बोलता है आपका कोई काम नहीं है, बिकॉज इंडिया एक बेहतर पावरफुल कंट्री है हमसे तो कम से कम, ठीक है? इसी तरह नॉन वर्सेस अननोन स्टेक होल्डर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ अननोन स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जिनका पता नहीं होता, हमें बाद में पता लगता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है, वो चल रहा है और फेसबुक पे एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे रिव्यूज आते हैं, उसको पता ही नहीं है, ठीक है? वो जानता ही नहीं कि ऐसे रिव्यूज भी होते हैं, क्योंकि वो एक पुराने माइंडसेट का है या उसने ऐसे बंदे बिठाए ही नहीं हुए कि वो जो इस चीज़ को देखें, तो वो अननोन स्टेक होल्डर्स हैं, एग्रीड? स्वॉट का एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ किसी ने लिख दिया कि भाई यहाँ पे ना खाना अच्छा नहीं है, और वो अगले दिन से कस्टमर ही नहीं आ रहा, वो परेशान है, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है? तो उसको पता ही नहीं क्या हुआ, क्योंकि उसने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सही नहीं की। स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन है सबसे पहले स्टेप्स हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के, ये लिख लो। आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर फर्स्ट, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, ठीक है? पहला काम आइडेंटिफाई करना है स्टेक होल्डर को, फिर ये डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन कह दो, क्लैरिफाई कह दो द अमाउंट ऑफ इंफ्लुएंस दैट स्टेक होल्डर हैज, ठीक है? क्लैरिफाई द इंफ्लुएंस ऑफ दैट स्टेक होल्डर, ठीक है? फिर एग्री ऑन द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट। इसका क्या मतलब है? एग्री ऑन द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट का क्या मतलब है? एग्री ऑन द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट, इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है? किस तरह से एंगेज कर रहे हो उसको? हाँ एग्जैक्टली, इन्वॉल्वमेंट नहीं, देखो हमने आइडेंटिफाई किया कि स्टेक होल्डर हैं आप, मिसाल के तौर पे मैं एसवीएल पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आप तीनों स्टेक होल्डर हो इस कोर्स के, ठीक हो ना, ठीक है? अब मैंने ये डिटरमाइन कर दिया आपका इन्फ्लुएंस कितना है, ठीक है? एग्रीड? अगर मुझे लगेगा आपका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कोर्स पे, मैं क्या करूँगा? आपको इंगेज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? मैं क्या कोशिश करूँगा? मैं कोशिश करूँगा कि यार ये जो है ना मेरे साथ अलाइनमेंट हो, इनकी पेपर निकलेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका पेपर निकलवाना है, ठीक है? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका पेपर निकलवाना है। केएनएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि पेपर निकलेगा तो ऑब्वियसली फिर
पढ़ाने में मज़ा भी आएगा। फिर आप लोगों का पेपर निकलेगा, आप लोग क्या करोगे? आप लोग अपने दोस्तों को बताओगे, गैदरिंग को बताओगे, रिव्यू दोगे कि यार ठीक है, यहाँ से पढ़ने से ना पेपर निकल सकता है। ठीक है, एग्रीड? समझ आ रही है? तो मेरा काम क्या है? मेरा काम आपको एंगेज करना है इस तरह से कि आपका पेपर निकल जाए। ठीक है, पेपर निकल जाए और प्लस आपको ये समझ में आ जाए कि यार ये टीचर पढ़ा सकता है। ठीक है, आप फिर उसके बाद बात होगी ना आगे। तो एंगेजमेंट ये आइडेंटिफाई करना कि स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस कितना है। अगर मुझे किसी दिन लगेगा यार इन्फ्लुएंस नहीं है, मिसाल के तौर पे एक टीचर है जिसके पास बहुत बच्चा है, ठीक है, बहुत बच्चा आता है, क्या उसको हर बच्चे का नाम याद होगा? नहीं होगा, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब वो हर बच्चे को एंगेज नहीं करेगा। ठीक है, अनलेस कि वो बच्चा आके उससे सवाल पूछता है खुद ही। सिंपल सी बात है ना। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके पास आपको जाना पड़ता है, वो आपको नहीं बार बार पूछते कि समझ आया बेटा, समझ आया? नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिकल भी नहीं है ऑब्वियसली, और जाहिर है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी है। ठीक है, एंगेज कितना करना है ये डिटरमाइन होता है आपका इन्फ्लुएंस कितना है दूसरे बंदे पे। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं मैं, एग्रीड? चौथा स्टेप क्या है? एंगेज कर लिया आपने, ठीक है, एंगेजमेंट टूट भी तो सकती है, एग्रीड? मिसाल के तौर पे एम्प्लॉइज है मेरे, एम्प्लॉइज शुरू में बड़े मोटिवेटेड है, ये भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है वैसे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। एम्प्लॉइज बहुत जबरदस्त मोटिवेटेड हैं, स्टार्टअप शुरू हुआ, इन्वेस्टमेंट मिली, लड़के आए, सारे लोग एम्प्लॉइज आए, काम कर रहे हैं जोश से। एक टाइम आया, कोविड आ गया, ठीक है, कोविड आ गया, बिजनेस थोड़ा ठप पड़ गया, सब घर घर पे बैठ गए, एंगेजमेंट टूटा। क्योंकि पहले हम रोज बात करते थे, रोज आपको विजन दिखाते थे, ख्वाब दिखाते थे। इन्वेस्टर फाउंडर का ख्वाब था, फाउंडर ने ख्वाब देखा था और आपको हायर किया था उस ख्वाब को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो फाउंडर ने क्या बोला? फाउंडर ने बोला कि यार ये ख्वाब है, रोज आपको बताता था, आपको रोज अच्छा लगता था, ख्वाब लगता था कि आप पहुंच जाएंगे उधर। लेकिन आ गया कोविड। कोविड में वो सिर्फ वीडियो कॉल्स कर सकता है, आपके साथ एंगेज ज़्यादा नहीं कर सकता। वीडियो ऑनलाइन की एंगेजमेंट डिफरेंट है, फिजिकल की एंगेजमेंट डिफरेंट है, विच इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज लर्निंग राइट नाउ। एलन मस्क ने पूरी कंपनी वापस बुला ली फिजिकल। ठीक है, ट्विटर पे लोग फायर हो गए, रिमोट वाले बहुत सारे। ऐसे ही है ना, रिमोट एम्प्लॉइज फायर हो गए। ये ले ऑफ्स क्या है? ले ऑफ्स में बहुत सारे एम्प्लॉइज वो हैं जो रिमोट चल रहे थे। ठीक है, हमारी कंपनी में रिमोट पॉलिसी चेंज हो रही है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्यों हो रही है? बिकॉज दे थिंक कि इससे एंगेजमेंट कम हो गई है, एंगेजमेंट कम हो गई तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो जाहिर है बिजनेस अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएगा। एग्रीड? तो एक फॉर एग्जांपल एक स्कोर होता है, एंगेजमेंट स्कोर होता है, जिसको हमारे अभी एनपीएस बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। ठीक है, एक एंगेजमेंट स्कोर होता है। अगर वो एंगेजमेंट स्कोर कम हो गया तो आपने क्या करना है? आपने उस एंगेजमेंट स्कोर को वापस बढ़ाना है। ठीक है, अच्छा, एक एंगेजमेंट स्कोर आ गया, अब आपने क्या करना है? मैनेज द रिलेशनशिप। चौथा स्टेप है, अगर आप मैनेज सही से कर रहे हो रिलेशनशिप तो फिर क्या होगा? यू विल कीप दैट एंगेजमेंट इंटैक्ट, यू विल कीप दिस इन्फ्लुएंस इनटू योर कंट्रोल। सारा गेम दुनिया में कंट्रोल का है। ठीक है, पॉलिटिकली देखें हम, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा कामयाब हो जाती है जो एंगेजमेंट ज्यादा रखती है, जो रोज बात करेगी अपने पब्लिक से। ऐसे ही है, जिसका रोज बयान आ रहा हो। ठीक है, एंगेजमेंट कर रहे हैं ना वो, और क्या कर रहे हैं? पावर उससे बढ़ती है, एंगेजमेंट से पावर बढ़ती है, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ा ना। जो काउंटर पार्टी है उसके इन्फ्लुएंस पे आपने कंट्रोल करना है। अगर आपने उसके इन्फ्लुएंस पे कंट्रोल कर लिया, आपके काम आसान होंगे। अगर आपने उसके इन्फ्लुएंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर वो इन्फ्लुएंस कर जाएगा। सिंपल, एग्रीड? बात समझ में आती है? इंटरेस्टिंग है ना? इसको प्रैक्टिकली जितना सोचोगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये थ्योरी। ये बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी है। बात समझ में आ गई स्टेक होल्डर थ्योरी पे? सिर्फ एक चीज और लिखी है इन्होंने स्टेक होल्डर थ्योरी में, अच्छा, दो तीन चीजें और पढ़नी है हमने स्टेक होल्डर में। एक है 7 पोजीशंस अलोंग द कंटिन्यूम। ये ग्रे ओवन की थ्योरी है, ऑल्दो ये इतनी मुझे अच्छी नहीं लगती, बट पढ़नी है तो पढ़नी है। इसमें
7 तरह के लोग उसने बताए हैं जो सोसाइटी में अपना स्टेक होल्ड रखते हैं, ठीक है, या स्टेक होल्डर की टाइप है ये, ठीक है, या मिसाल है ये कह सकते हैं। एक होता है प्रिस्टीन कैपिटलिस्ट। प्रिस्टीन कैपिटलिस्ट कौन होता है? ये वो बंदा होता है जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचता है हर वक्त, ठीक है, कैपिटलिस्ट है ना, हर वक्त प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, ठीक है, हर वक्त सोचेगा कि यार मेरे जेब से कितने पैसे निकल रहे हैं और कितने आ रहे हैं, ठीक है, प्रिस्टीन कैपिटलिस्ट। लिखना है लिख लो, अब कहीं भी नोट्स में पढ़ सकते हो, बाद में भी नोट्स मिल जाएंगे तुम लोगों को, आज प्रिंट नहीं हुए हैं, ठीक है, प्रिस्टीन कैपिटलिस्ट, ठीक है। आप सब उस ग्रुप में हो जो अहमद ने बनाया हुआ है इस बिल का? आप हो? आप भी हो? आप तो हो ना, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, मैं जो सॉफ्ट में नोट्स वगैरह है ना वो सॉफ्ट में भी ग्रुप पे डालता रहूंगा, ठीक है, नोट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ताकि पढ़ो साथ में, ठीक है, और प्रिंट करवाने होंगे तो प्रिंट भी करवा लेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, ठीक है, एग्रीड। आज बकिया लोग ऑनलाइन है या क्या प्लान है? हाँ, नहीं लाइव तो नहीं हो रही, बट आर दे थिंकिंग ऑफ टेकिंग दैट वीडियो ऑनलाइन और व्हाट? SBR में भी नहीं है तो फिर छुट्टी की होगी आज। हाँ मतलब ऑनलाइन है तो क्या मसला है, कोई मसला थोड़ी है, ठीक है। चलो, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि फिजिकल आया करें, उससे आसानी होती है, बातचीत करने में आसानी होती है। सवाल भी नहीं पूछ सकते आप, ये सब्जेक्ट तो डिस्कशन बेस्ड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और आगे जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे उसमें तो फिर आप ऑनलाइन कर ही नहीं सकते, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बिठाऊंगा साथ में आपके बैठूंगा और फिर मैं आपको बोलूँगा आप लिखो, बताओ कैसे लिखना है, ठीक है। असल तो काम ही इस पेपर में लिखने का है, और क्या है, पास पेपर उठाओ, पढ़ो, बहुत आराम से पता लगेगा कि कितना लिखना है इसमें, ठीक है। असल काम ही इसमें लिखने का है। मैं अभी थोड़ा स्लो पेस पे इसलिए चल रहा हूँ लिखने के मामले पे, क्योंकि आई वांट यू गाइस टू जस्ट टेक द रिदम फर्स्ट, उसके बाद हम एग्रेसिव होंगे। एग्रेसिव होने का टाइम बहुत है अभी हमारे पास, ठीक है। और जब एग्रेसिव होंगे फिर आप बोलेंगे यार सर बस, ठीक है, लेकिन उससे आपकी ट्रेनिंग होगी, दैट इज व्हाट आई वांट। अच्छा, अगला क्या था? एक्सपीडियंट्स। एक्सपीडियंट्स कौन होते हैं? एक्सपीडियंट्स ये वो लोग होते हैं जो कैपिटलिस्ट तो होते ही हैं, लेकिन इनको सोसाइटी का भी थोड़ा ख्याल होता है। तो ये एक अच्छा काम करते हैं जिसको कहते हैं CSR, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, ये जो है ना थोड़ा सा ख्याल होता है इनको ह्यूमन काइंड का, तो ये थोड़ा पैसा उधर लगा लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आती है? आसान कोई सवाल? पक्का? देखो बोलोगे तो पता लगेगा मुझे क्या समझ में आ रहा है। डिस्कशन करो, यहाँ पे गलत सही कुछ नहीं होता मेरी क्लास में, ठीक है। कोई तुम्हें जज नहीं करेगा कि अगर गलत बात बोलोगे तो, और गलत कुछ होता भी नहीं है वैसे मेरे हिसाब से। इट्स अ पर्सपेक्टिव दैट यू हैव, ठीक है। बात समझ में आती है? तुम्हारा पर्सपेक्टिव हो सकता है वो मेरे पर्सपेक्टिव से मैच नहीं कर सकता, या दुनिया के पर्सपेक्टिव से मैच नहीं कर सकता जो दुनिया ने कोर्सेज में लिखा है, ठीक है। हो सकता है ना भाई। आइंस्टाइन की थ्योरी नेगेट करते करते लोग PhD हो गए हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने अपने हिसाब से सोचा, अपनी मर्जी से सोचा, और आज तो उसकी थ्योरी पे क्या क्या नहीं बन गया। सो से अलाउड, कोई मसला नहीं है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी बात बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? मैं सिर्फ तुम्हें बुलवाना चाह रहा हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस। अब आ गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस। ये कौन होते हैं? ये आपके मोहल्ले का जो है ना जनरल सेक्रेटरी होता है या काउंसलर होता है, ठीक है। ये वो बंदा होता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट पोजीशंस हैं, ये डेमोक्रेटिक पोजीशंस हैं, ठीक है। सोसाइटी के अंदर से निकली हुई पोजीशंस हैं, ठीक है। इनका इन्फ्लुएंस भी होता है जनरली सोसाइटी में, ठीक है। ये सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम, ठीक है। और ये सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इस तरह की चीजें नहीं आएंगी मेरा नहीं ख्याल, ठीक है। हाँ बीच में वर्ड यूज कर सकता है, इसलिए मैं एहतियातन आपको वर्ड समझा रहा हूँ। आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए कि यार ये पढ़ा था कहीं, ठीक है।
और ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का पार्ट है, तो इसलिए आई डोंट वांट कि आप नोट्स पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है। सोशल इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट कौन होता है भाई? इकोनॉमी नहीं, इकोलॉजिस्ट जो इन्वायरमेंट की बात करते रहते हैं, क्लाइमेट की बात करते रहते हैं, ठीक है, इंसानों से ज़्यादा जानवरों की बात करते हैं, ठीक है, वो सोशल इकोलॉजिस्ट होते हैं। आई डोंट माइंड पीपल टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट एग्जाम्पल ये थी कि इनका फोकस बहुत होता है, यू नो, दे लव टॉक अबाउट क्लाइमेट, इकोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बात समझ में आती है। फिर आते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कौन होते हैं? ये तो बहुत आसान वर्ड है, हाँ बताएं, सोशलिस्ट कौन होते हैं? हसन बताओ। अब मैं तुमसे ऐसे पूछूंगा, बताओ सोशलिस्ट कौन होते हैं? पर जो मतलब कुत्ता बाहर के लोगों को ज्यादा मतलब। ओके ठीक है, और इसको इकोनॉमी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सोशलिस्ट को? मतलब सोशलिस्ट कौन होता है इकोनॉमी की लैंग्वेज में? इन्फ्लुएंस नहीं यार, सोशलिस्ट ये होता है, सोशलिस्ट बंदा वो होता है, वो बोलता है कि हर बंदे का हक है रोटी कपड़ा और मकान का। ठीक है, वो वाज भुट्टो वाज अ सोशलिस्ट। ठीक है, वो कहता है कि यार कॉम्पिटेंस और ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। कैपिटलिस्ट ने सोचा है ना यार, कैपिटलिस्ट ने क्या सोचा? कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट का ऑपोजिट है। ठीक है, कैपिटलिस्ट ने क्या सोचा? कैपिटलिस्ट ने सोचा जिसमें जितना दम है वो उतना मिलेगा उसको। ठीक है, कैपिटलिस्ट ने ये सोचा। सोशलिस्ट ने ये सोचा नहीं भाई, बेसिक जो चीजें हैं वो हर इंसान का हक है और वो हर इंसान को मिलनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड एक्सेट्रा। बात समझ आती है? ये सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जो बेनजीर इनकम सपोर्ट ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या है? ये सोशलिस्ट के प्रोग्राम्स है। दीज आर नॉट प्रोग्राम्स बाय अ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट होता ना तो वो बोलता बेटा काम करो कुछ, फिर दूंगा पैसे। सिंपल। फैक्ट्री का ओनर क्या करता है? यही करता है ना, वो जरा सी मेहनत के 1000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देता। ऐसे ही है, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट है, वो सरमायादार है। लेकिन जो सोशलिस्ट होगा वो बोलेगा अच्छा यार तुम भी रखो, तुम भी रखो, तुम भी रखो, तुम भी रखो। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। इसके बीच में आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हैज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द सिस्टम्स। ठीक है, चाइना क्या है? चाइना वाज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी फर्स्ट। अब वो मूव कर रहे हैं कैपिटलिस्ट की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ, बिकॉज उनको पैसा नजर आ गया। ठीक है, कमाया ना उन्होंने। रशिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। मार्क्स की थ्योरी है ना सोशलिज्म पे। मार्क्स कौन था? रशियन था ना। रशिया इज स्टिल अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। कभी हम सुनते हैं बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स खुल रहे हैं रशिया में? कुछ भी नहीं ऐसा सुनते हम। रशियन वो भी फाउंडर्स भी यूएस जाके बनाते हैं स्टार्टअप्स। इनड्राइव क्या है? रशियन फाउंडर है इसका। यस, इनड्राइव इज अ रशियन स्टार्टअप। ये रशिया में स्टार्ट हुआ था छोटे लेवल पे, फिर यूएस में जाके रजिस्टर्ड हुआ। आज भी यूएस में रजिस्टर्ड है, रशिया में थोड़ी रजिस्टर्ड है। यूएस में रजिस्टर्ड है और वहाँ से ऑपरेट कर रहा है पूरी दुनिया में। तो वो रशियन है फाउंडर उसका। लेकिन सोशलिस्ट का मतलब ये था बेसिकली कि हर बंदे का हक है कि वो अपने अपने उसकी इनकम जरूर हो, बेसिक इनकम जरूर हो, विच इज राइट, बट अगेन नॉट एंटायरली। ठीक है, वरना तो फर्क ही नहीं बचेगा। बेसिक नेसेसिटीज आपकी पूरी हो, बेसिक नेसेसिटी पूरी होनी चाहिए। दैट इज मेरा ख्याल, मेरा ओपिनियन है कि बेसिक नेसेसिटी जरूर पूरी करना स्टेट का काम है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिलीजन एज वेल। मतलब अगर हम फेथ की बात करें तो, बट फेथ ने ये भी कहा है कि हर बंदा मेहनत जरूर करे, घर पे बैठ के खाने को ना मिले। ठीक है, ऐसे ही है ना, सिंपल ये बात है। और फॉर एग्जांपल कनाडा है या जो कंट्रीज सोशल सिक्योरिटी देती हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हुए हैं फॉर एग्जांपल, सोशल सिक्योरिटी मिलती है ना, बट वो ये रखते हैं कि 3-4 महीने हैं आपके पास, आप जल्दी से जॉब ढूंढ लो, एक्सपायर हो जाएगा ये। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। ये नहीं है कि वो पूरी अमाउंट दे देंगे आपको, एक मिनिमम अमाउंट देंगे कि आपको सिर्फ खाना पीना, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। कोरोना में हुआ था। कोरोना में हुआ था। कोरोना में तो होना लाजमी इसलिए था क्योंकि स्टेट को पता ही नहीं था करना क्या। किसी भी स्टेट को पता ही नहीं था इसको मैनेज कैसे करना है।
ठीक है। फिर आ गया रेडिकल फेमिनिस्ट। अब ये कौन होते हैं भाई? रेडिकल का वैसे मतलब होता है टेररिज्म वाला एलिमेंट, ठीक है। सोशलिस्ट के बाद आ रहा है। सोशलिस्ट के बाद आ रहा है रेडिकल फेमिनिस्ट। ये इसने वर्ड इसलिए यूज किया है कि ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो अंडर प्रिविलेज रहे हैं इन द सोसाइटी, ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेन एज वेल। वुमेन को भी पीछे धकेला गया ना हमारी सोसाइटी में या पूरी दुनिया में ही। यूएस में F-16 तैयारा नहीं चला सकती खवातीन हालांकि वो कितनी बड़ी इकोनॉमी और कितना बड़ा सिविलाइज्ड कंट्री है, बट दे डू नॉट अलाउ F-16 टू बी रन बाय अ वुमेन। आई डोंट नो एज येट टुडे, बट जितना मुझे पता नहीं है अलाउड। तो रेडिकल फेमिनिज्म क्या है? रेडिकल फेमिनिज्म इज अबाउट going against the norms of the society which affect the underprivileged or those that are not privileged. Got it? बात समझ आती है? डीप इकोलॉजिस्ट, अगला वर्ड बोलता है वो डीप इकोलॉजिस्ट। डीप इकोलॉजिस्ट मीन्स कि वो हर एरिया ऑफ कंसर्न में सोसाइटी के वो इकोलॉजी को लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये जनरल इकोलॉजिस्ट से दूर है। जनरली इकोलॉजिस्ट जो सोशल इकोलॉजिस्ट है, ये सोशल कवर्ड इसलिए लगाया क्योंकि ये कहता है कि बाकी सब काम भी करो लेकिन ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप इकोलॉजी बोलता है काम ही नहीं करो। एक्सट्रीम। हाँ एग्जैक्टली, वो एक्सट्रीम है, ठीक है। जैसे एक फैक्ट्री मैंने लगाई, अब उसमें से फजला निकलना ही निकलना है ना, ठीक है, वेस्ट निकलना ही निकलना है। अब वो वेस्ट की किस तरह रिसाइकलिंग होती है और उसको कैसे डंप किया जाता है, दैट इज व्हाट सोशल इकोलॉजिस्ट विल बी कंसर्न अबाउट। बट द डीप इकोलॉजिस्ट विल बी कंसर्न अबाउट व्हाई सच अ फैक्ट्री, डू वी एग्जैक्टली नीड दिस फैक्ट्री, ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट, वो इस तरह के सवाल पूछेगा, ठीक है। एग्रीड? बात समझ आती है? स्टेक होल्डर एनालिसिस में मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये काम आएगा आप लोगों के। हाँ, आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारे मामला भी हम समझेंगे, बट वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा हुआ भी है, तो हम जल्दी से निकालेंगे। क्या नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ा दूंगा यार, टेंशन क्या है ठीक है अच्छा, अब एक थ्योरी है स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो होते हैं, ऐसे ही है। इस पे एक थ्योरी है साइन एंड मार्च की, साइन नहीं, सीएट एंड मार्च की। इसको मैं मिटा दूं, स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फुल टाइम पढ़ाई, ऐसे ही है। हाँ ठीक है, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा था कि 2 सब्जेक्ट तुमने उठाया तो फुल टाइम ही होना चाहिए ना ठीक है। सीएट एंड ऑल्दो आई बिलीव कि बंदा ज़्यादा पेपर भी निकाल सकता है विद जॉब्स एज वेल, बट इट डिपेंड्स। लेकिन ऐसा मशवरा हम बच्चों को देते नहीं है, फिर बाद में बच्चे यही बोलते हैं। आपने बोला था सर, मैंने ये भी बोला था साथ में पढ़ना भी है ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। अच्छा सी, स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी में, उनमें झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। कंपनी में भी है, कंपनी से बाहर भी हैं, इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। उनको मैनेज कैसे करेंगे? झगड़ा हो गया, क्या करना चाहिए बताएं? हाँ सॉरी, सुलह करवाएं, नेगोशिएशन, ठीक है। नेगोशिएशंस करनी है, पहला तरीका, चलो हम तरीके लिखते हैं, नेगोशिएशन लिखते हैं। एक एग्जांपल लेके चलें। पाकिस्तान का एक स्टेक होल्डर है तालिबान, रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज्ड, अनरिकग्नाइज कह सकते हैं उसको, ठीक है। पाकिस्तान के स्टेक होल्डर रहा है बिकॉज दे हैव इन्फ्लुएंस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल, राइट। ऐसे ही ना, सर्टेन पार्ट्स, सर्टेन माइंडसेट्स जिन पे उनका इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है। आज भी लोग हिंद फतह करने के चक्कर में ठीक है हमारा कैपिटल डेफिसिट इतना ज़्यादा है लेकिन हिंद फटा होगा हमसे। एनी हाउ, पॉइंट टेकन कि तालिबान वो रिमेन्ड एज स्टेक होल्डर। अब उनको मैनेज करना है, कॉन्फ्लिक्ट तो है, कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट का,
मैनेज करना है, कैसे मैनेज करें? एक तो तरीका हो गया नेगोशिएशन, जो हमने करके भी देख लिया, ठीक है, बहुत दफ़ा। दूसरा, हम कैसे मैनेज करते हैं उनको? सर वो चीज़ जो हम पूरी कर सकते हैं, डिमांड पूरी कर सकते हैं। पूरी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, चलो कह लो फुलफिलिंग डिमांड्स, ऐसे ही है, फुलफिलिंग डिमांड्स, चलो फुलफिलिंग डिमांड्स, या इसको एक और अच्छा वर्ड कहते हैं सुकम करना, यस, SUCCUMB, succumb टू डिमांड्स, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, ये मैं रफ लिख रहा हूँ, अभी हम थ्योरी के वर्ड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम उनके साथ? फड्डा, यूज ऑफ पावर, गुड, यूज ऑफ पावर, फड्डा, बिल्कुल ठीक बात है यार, मतलब किया है ना हमने फड्डा, ऐसे ही है। और यूज ऑफ पावर, एक्सरसाइज ऑफ पावर, बताइए। और सही बताएं आप लोगों ने, 4 हैं, 4 में से 3 आप लोगों ने बता दिए बहुत आराम से, एक है बस। हाँ आ रहे हो, उस तरफ आ रहे हो, गुड, आ रहे हो, किसी और पार्टी को इन्वॉल्व करो। हाँ गुड गुड, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल अटेंशन, विच मीन्स हमने मौलाना साहब थे ना, एक क्या नाम था उनका यार, अच्छा खासा, समीउल हक साहब, जिनको शहीद कर दिया गया इस्लामाबाद, वो बड़े उस्ताद रहे हैं तालिबान के इन पास्ट, ऐसे ही है। तो या दूसरे उलमाए कराम जो उनको पढ़ाते रहे हैं इन नॉर्थ वजीरिस्तान और दूसरे एरियाज़ में, हमने उनको इन्वॉल्व किया, जरिए बिठाए और उनसे बातचीत बनाई, ठीक है। खुद नहीं किया क्योंकि खुद हमसे वो बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनसे बात करने को तैयार होंगे, ऐसे ही है। तो ये कहलाती है सीक्वेंशियल अटेंशन। अभी इसको इन्वॉल्व कर दिया, अभी उसको इन्वॉल्व कर दिया, वहाँ से इन्वॉल्व प्रेशर, वहाँ से प्रेशर डलवाया, इधर से बात की, यू नो, दिस इज द वे। तो सीक्वेंशियल अटेंशन, बात समझ में आ रही है? हर चीज़ के तुम लोग खुद जवाब दे रहे हो, ये नोट करो ज़रा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ इस क्लास में। और कमल पहली क्लास से हैं तो इनको अंदाज़ा होगा कि मैं यही काम करता हूँ ठीक है। मैं पूछता आप लोगों से इसलिए हूँ क्योंकि आई वॉन्ट योर इंट्यूशन टू वर्क, और आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहा हूँ, आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव सब्जेक्ट, इसकी नॉलेज आपके पास है, सिर्फ आपको उसको स्ट्रक्चर करना है बस, ठीक है। स्ट्रक्चर करना है और पेपर कैसे देना है ये हमने समझना है, बेसिक चीज़ है। हाँ, बहुत सारी थ्योरीज स्ट्रक्चर हुई भी हैं, मॉडल स्ट्रक्चर हुए हैं पूरी दुनिया में, जो हमें समझ में आते हैं ऑलरेडी, बट उसको मॉडलिंग की गई है, तो वो वही वर्ड यूज़ करने हैं जो उधर यूज हुए हैं, तो ज़्यादा अच्छा आपको इम्पैक्ट दिखेगा। सो निगोसिएशन को ये वाली थ्योरी कहती है सेटिस्फाइसिंग, ठीक है। सीक्वेंशियल अटेंशन को सीक्वेंशियल अटेंशन ही बोलती है, ठीक है, ये यही है, ठीक है। यूज ऑफ पावर को एक्सरसाइज ऑफ पावर या यूज ऑफ पावर कह सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। फुलफिलिंग डिमांड या सकम की जगह हम ये लिख सकते हैं कि हम उनको कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो इसको कहती है थ्योरी साइड पेमेंट्स, ठीक है, साइड पेमेंट्स, ठीक है। व्हिच मींस कि हमने उनको कंपनसेट कर दिया, हमने तालिबान को बोला यार हम तुम लोगों को ना जो भी नुकसान हुआ है ना उसका मुआवजा भी देंगे, घर बना के देंगे, सेटलमेंट करो, हथियार डालो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो, कंपनसेट किया ना, ठीक है। पैसे दिए, रिहेबिलिटेशन की, उनको नौकरियां दी, इसी तरह होता है ना मैनेज चीज़ें। सोसाइटी इस तरह मैनेज होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह मैनेज होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन की लेते हैं। रेस्टोरेंट हुआ, रेस्टोरेंट में वेटर्स ने एक यूनियन बनाई और एहतजाज पे चले गए, प्रोटेस्ट पे चले गए, सारे के सारे। एक आध करता है ना तो उसको फायर करना आसान होता है, ठीक है। फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री में सारे यूनियन वाले मजदूर जो है ना, यूनियन क्यों इतनी खतरनाक होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में? यूनियन इसलिए खतरनाक होती हैं कि पावरफुल हो जाती हैं वो बहुत। स्टूडेंट यूनियंस, डॉक्टर्स की यूनियंस, ये सारी पावरफुल इसलिए, लॉयर्स की यूनियंस पाकिस्तान में ठीक है,
क्यों इतनी पावरफुल हो जाती है? बिकॉज वो एक साथ होती है ना, एका होता है ना, एके में थोड़ा सा ताकत ज़्यादा होती है, उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा हुआ कि सारे वेटर जो है ना वो जमा हो गए और उन्होंने बोला कि नहीं साहब महंगाई बहुत बढ़ गई है, तनख्वाह बढ़ाओ, ठीक है, महंगाई बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ाओ। अब ओनर ने क्या सोचना है? ओनर ने ये सोचना है क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ इन सबका एक साथ जाना। ये सारी चीजें करने से पहले वो सोचेगा, पहले वो सोचेगा कि इनके जाने से क्या नुकसान है मेरा। क्या मुझे फौरन मिल जाते हैं मजदूर दूसरे या वेटर दूसरे? अगर मिल जाते हैं तो वो बोलेगा जाओ कोई मसला नहीं, आई डोंट केयर, ठीक है। लेकिन अगर वो समझता है कि नहीं यार मसला है, ये तो मिलना भी मुश्किल है लोग, और अगर मिलेंगे तो अब ज़्यादा रेट पे मिलेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। सो उसने क्या बोला? उसने नेगोशिएट करना की कोशिश की पहले। उसने पहले नेगोशिएट को नहीं, यूज ऑफ पावर उसने कैंसिल कर दिया, नहीं कर सकता मैं, ठीक है। उसने फिर नेगोशिएट करने की कोशिश की कि यार बात बनती है नहीं बनती। उन्होंने 10% इंक्रीमेंट मांगा है, उसने बोला नहीं 5 पे मान जाओ, ठीक है, क्योंकि उसको पता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट 10 की है, ठीक है। 5 पे मान जाओ, 5 पे भी नहीं मान रहा भाई, उन्होंने बोला 10 ही करना है तुमने परसेंटेज, ठीक है। नेगोशिएशन भी फेल हो गई, ठीक है। अब आती है सिक्वेंशियल अटेंशन। एक तरीका होता है डिवाइड एंड रूल, ठीक है। उसने 2-3 मजदूरों को, तो वेटर्स को साइड पे बुलाया, उसने बोला देखो तुम्हारी मैं बढ़ा दूंगा 10% या तुम्हें पर्दा कर दूंगा, तुम बाकियों को मना दो जरा 5 पे, तो मेरी कॉस्ट मैनेज हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अगर सबकी बात मान जाएगा तो आइंदा भी ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसने 2-3 लोगों को बुलाया या 2-3 लोगों को काटा और उनका पावर कम करवाया। ऐसे ही होता है ना, यूनियन लीडर को बुलाया, यूनियन लीडर को बोला यार देखो तुम लीडर आदमी हो, तुम टेंशन नहीं लो, तुम इनको जरा इस पे राजी करो सारों को, तुम्हारे घर पे गाड़ी पहुंच जाएगी, ठीक है। ऐसे ही है। तो सीक्वेंशियल अटेंशन मे बी द गुड अप्रोच, ठीक है। वरना फिर अगर ये भी नहीं बनता तो फिर फाइनल अगेन यूज ऑफ पावर होता है। दो ऑप्शन रहते हैं भैया तो फुलफिल करो, ऑब्वियसली पेमेंट देनी पड़ेगी वरना फिर सबको, वरना फिर यूज ऑफ पावर। यूज ऑफ पावर इज अ लास्ट रिजॉर्ट, उससे नुकसान ही होता है अल्टीमेटली दोनों पार्टीज का, बट फाइनल ऑप्शन वही होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमने तरीका सीखा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का। इंटरेस्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है और इस तरह के ही सवाल आएंगे। पूरा केस देगा, उसमें एक एग्जिबिट ऐसा होगा जहाँ पे पड्डे के बारे में लिखा हुआ होगा, ठीक है, या स्टेक होल्डर्स के बारे में लिखा हुआ होगा। नाउ द क्वेश्चन विल बी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एनालाइज द सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड रिकमेंड सॉल्यूशंस, या हाउ विल यू मैनेज, या एज अ कंसल्टेंट रिकमेंड इन योर स्लाइड कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या क्या तरीके होने चाहिए। लिखना आपको इसी तरह से ही है, बट उसको कॉन्टेक्स्ट वही देना है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल यही रेस्टोरेंट की एग्जांपल आ गई, एक पूरा रिलेट करना है आपको, रिलेट करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेट करना है। अगर वहां आपको लगता है कि सीक्वेंशियल अटेंशन चल पाएगा क्योंकि उसने केस में ऐसा दे दिया है कि यार इनमें से एक बंदा जो है ना वो आपके साथ 20 साल से काम कर रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, यार ये 20 साल वाला ना हमसे लॉयल है, जब भी तो काम कर रहा है ना 20 साल से, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 20 साल से ऐसे ही दिहाड़ी लगा के बैठा हुआ है। उसको बोलो यार तुम तो हमारे पुराने हो यार, तुम क्या घर वाले हो, तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हें तो हमेशा ख्याल रखा है तुम्हारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो नरम पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। केस में अगर दिया हुआ है, बट केस में सीक्वेंशियल अटेंशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपने लिखना इस तरह के सीक्वेंशियल अटेंशन भी हो सकता था अगर कोई इस तरह का सिचुएशन होगी, ठीक है, ऑप्शन है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी उसको यूज करने की, या कम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। केस की रेलेवेंस से जरूर आप अपना जवाब बनाएं, वरना फायदा नहीं होगा, वरना एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जिबिट में जो लिखा है वो उठा के कॉपी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट है ना सारा, उधर से कॉपी करके पेस्ट करने में कोई देर भी नहीं लगेगी आप लोगों को, ठीक है, सॉरी, देर भी नहीं लगनी उसको। तो आप लोगों ने करना ये है कि आपने उसको अपने वर्ड्स में बनाना है और समझ के बनाना है, ठीक है। बात समझ में आती है? एग्रीड? चले हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 35 पे दे रहा हूँ ना मैं ब्रेक, तो 45 पे आ जाते हैं। ज़्यादा चाहिए कमल?
ठीक है जी। एक आखिरी टॉपिक इसमें ज़रूर है स्टेक होल्डर में, जो कि है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। वो हम जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे तो उसके साथ ही समझ लेंगे। वो इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल से पैराग्राफ हैं 2-3 वही पढ़ने होंगे। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल आए हैं पास में, ठीक है, क्योंकि एक डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारे बच्चे इसमें फ्लूक कर जाते हैं। गेटिंग?